हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम सीखने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है। ठीक है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात है एरिया, तो आपको पता ही है। एरिया जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पीस है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो ये इसका रेक्टेंगुलर शेप जो है एरिया होगा। अब एरिया वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। तो एरिया अगर आपसे निकालने बोलूंगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ, आपका एरिया निकल गया। लेकिन जब हम इसकी बात करें डायरेक्शन में, तो अभी आपको ये एरिया दिख रहा होगा, बट अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं अब वो एरिया नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आप तो बेसिकली जैसे किसी भी एरिया का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो उसका एरिया वेक्टर कहलाता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगुलर शेप जो है और एक एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है। अगर इसको जनरली रिप्रेजेंट करें तो एस डॉट एन कैप, एन हमारा क्या है, बेसिकली यूनिट वेक्टर होता है। द वेक्टर अलोंग द यूनिट वेक्टर क्या होता है कि एक, जैसे ऐसे समझते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली जैसे यूनिट, हम कोई चीज यूनिट मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर किलोग्राम है तो 1 kg हमारा यूनिट हो गया। अब जितने भी किलोग्राम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n टाइम्स तो हमारा n टाइप किलोग्राम बन जाएगा। ओके, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो एरिया वेक्टर के बाद हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्लक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लक्स नहीं समझे तो फिर हम गॉस थ्योरम में समझ लीजिए एंटर नहीं कर पाएंगे। तो फ्लक्स आप कुछ ऐसा समझ लीजिए। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने क्या बताया कि ये बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती हैं। लेकिन क्या ये 2D है? नहीं, ये तो हम बोर्ड पे आपको बना के बता रहे हैं, एक सीधी लाइन खींच रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एरिया है, अब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे रख दिया, तो एक यूनिट एरिया में नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है। मतलब जैसे अगर हम मार्कर को एक फील्ड लाइन माने और इस एरिया से एंटर करना है, तो मतलब ये नॉर्मल क्या है, सरफेस के नॉर्मल, यानी जो सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसके नॉर्मल नहीं, एरिया वेक्टर के तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, यानी उसके तो पैरेलल होगा, बट सरफेस के नॉर्मली हुआ। दोनों में अंतर समझना है क्या हो। सरफेस का नॉर्मल का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर हम एरिया वेक्टर के नॉर्मली अगर बात करेंगे तो एरिया वेक्टर तो ऐसा, तो उसका नॉर्मली ये होगा, यानी उस सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको एंटर करेंगी, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4, ये उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करती है नॉर्मली टू द सरफेस, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through any surface may be defined as the number of electric field lines passing through any surface through normally to any surface। ठीक है, जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई ऐसे बनाते हैं, एक ओ बना करके इसका बीच में एक लाइन खींच देते हैं, इसको हम फाई बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम अगर जैसे हमने सोचा है वैसे जैसे बोला है उसको अगर लिखें तो ई डॉट सरफेस एरिया को हम एस से ले रहे हैं तो हम ई डॉट
एस भी लिख सकते हैं या ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपको जो लेना है, ठीक है। अब सिंस हमें पता है जब डॉट प्रोडक्ट आता है वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या लिखते हैं उसको, ई एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ई ए लिखा, तो जैसा भी आप लेना चाहें, दोनों पे हम क्या ले रहे हैं, सरफेस एरिया ही है हमारा मतलब। ठीक है, तो ई एस कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा, जब जैसा भी आपको जो सही लगे, नोटेशन आपके ऊपर है, नो डाउट, दोनों ही नोटेशन सरफेस एरिया के लिए यूज करते हैं। तो ई एस कॉस थीटा या फिर ई ए कॉस थीटा। अब ये होता क्या है कि जनरली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है, एरिया गिवन है, आप उससे फ्लक्स निकाल सकते हैं। और ये यहां पे कॉस थीटा क्या कर रहा है, वो थीटा एंगल क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको मैं समझा रहा हूं वापस कि मान लीजिए आपका सरफेस है, और इस सरफेस का ये एरिया वेक्टर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ, रुक जा भाई। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सरफेस है और सरफेस का एरिया वेक्टर है। अब कहीं भी रखेगा तो देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा। दूसरा मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये जो सरफेस वेक्टर एरिया वेक्टर जो है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये दोनों पैरेलल से 0 है। अब मान लीजिए थोड़ा कुछ एंगल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। यानी कि ये थीटा क्या है, बेसिकली वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइंस है। आ रहा है समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से बता दे रहा हूं, जो थीटा है बेसिकली वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर वो पैरेलल बिल्कुल नॉर्मली टू द सरफेस है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी और पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 होता है। थ्रू एंगल थीटा जाएंगी तो कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये हमारा एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर है, सॉरी हाँ एरिया वेक्टर है, यानी हम एन कैप ले रहे हैं यूनिट के, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारी वो थीटा एंगल पे बना रही हैं। तो ये जो फार्मूला होगा ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। अब हम इसी में आगे, तो मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए कम से कम आपका 2 से 3 नंबर हर हालत में कैरी करता है। तो इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, समझना है अच्छे से, ठीक है। तो होता क्या है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कि जो फाई होता है वो ई डॉट एस कॉस थीटा होता है, राइट। ये हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा है। अब फ्लक्स का अल्टरनेट चार्ज के साथ जो रिलेशन देने का काम करता है वो गॉस थ्योरम करता है। यानी अगर हमारे पास जाहिर सी बात है चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो थ्रू एनी सरफेस हम मान लीजिए वो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक ब्रिज का काम करता है गॉस थ्योरम। तो इसका पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि अगर हम किसी क्लोज सरफेस के थ्रू हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहें, इंटेंसिटी वही फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ले लें, सरफेस इंटीग्रल किसी भी सरफेस का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मौजूद, वहाँ सरफेस का उसका ओवर इंटीग्रल ले लें, तो वो बेसिकली पाया जाता है जितना चार्ज होता है उसका 1/ε0 टाइम। हम उसका स्टेटमेंट लिखेंगे फिर प्रूविंग करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। द सरफेस इंटीग्रल of electric field intensity of any closed surface
इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स total charge enclosed within the surface. ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस की बात करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देख लीजिए। क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस को बेसिकली हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल पर्पस से किसी भी शेप का हो सकता है, वो ट्रायंगल भी हो सकता है, आर्बिट्री शेप भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, जो भी है। ठीक है, तो क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। एक इमेजिनरी सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं, हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि वो एडिटिव नेचर में होते हैं, लेकिन उनको टोटल अगर हम नेट चार्ज किसी सरफेस का निकालना चाहते हैं तो जितने भी चार्ज है बेसिकली बस उनका सम कर लीजिए। हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे अभी, तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। उसका अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, ये क्या है, परमिटिविटी होती है। तो हमें उस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, क्योंकि ई डॉट डी एस बेसिकली है क्या, वो फ्लक्स ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसके प्रूविंग करते हैं। तो हम सबसे पहले गॉस थ्योरम की प्रूविंग में क्या करने जा रहे हैं, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्फीयर ड्रॉ करने के बाद ये सेंटर है। अब स्फीयर ये आपको सर्किल जैसा दिख रहा होगा क्योंकि 2D है, बट 3D में हमने स्फीयर लिया है। अच्छा, सर्किल और स्फीयर में कितने लोगों को अंतर नहीं पता है? अंतर बता दिया जाए आपको। मम्मी की चूड़ियां देखी होंगी, वो जो है वो सर्किल को रिप्रेजेंट करती हैं, वो 2D मान लीजिए। और जो आप क्रिकेट का बॉल खेलते हैं वो भी स्फीयर ही है, लेकिन सामने से देखेंगे जो सर्किल ही दिखता है, लेकिन ऐसे हाथ पकड़ के देखेंगे वो 3D स्फीयर होता है। तो स्फीयर क्या है, जैसा कि हमने बॉल बताया। ठीक है, उस पर एक छोटा सा सरफेस एरिया हमने ले लिया ds। क्या ले लिया, ds। सेंटर से और डिस्टेंस पे है। ठीक है, यानी इसका जो है एरिया वेक्टर इधर ही है, ds n कैप, और जो रेडियस वेक्टर है वो भी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हम इस पॉइंट O से ही तो चार्ज ले, मान लो चार्ज यहाँ पे कोई क्यों रखा। अब इस सरफेस एरिया का हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो सरफेस वही जो सरफेस एरिया उसका परपेंडिकुलर वेक्टर, और चूंकि रेडियस वेक्टर भी, पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका भी डायरेक्शन देंगे, दोनों सेम ही है। तो अगर दोनों पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अप्लाइंग, हमारा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा। अब यहां पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा, के क्यू वही, तो के क्यू वैल्यू, हम के की वैल्यू यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं। ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर और इनटू यूनिट वेक्टर आर कैप। फिर ds की वैल्यू ऐसे ds और n कैप यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर। यहाँ जो r वेक्टर और n वेक्टर है, चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम डायरेक्शन के साथ में लिखेंगे। तो डायरेक्शन देखते हैं कि रेडियस वेक्टर का किधर है और सरफेस वेक्टर का किधर है। अब यहाँ पे चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा होगा a डॉट b क्या होता है, AB cos थीटा होता है। अब जरा समझिए कि चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच में मिलने वाला एंगल क्या होगा, और यूनिट वेक्टर बेसिकली 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे r कैप डॉट n कैप डॉट cos 0 सबकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहां से डायरेक्ट लिख रहे हैं वैल्यू, ये क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास कांस्टेंट क्या है,
चूंकि हमें ds को ही इंटीग्रेट करना है, मतलब एक छोटे से एरिया के लिए हमने ds मान, आप पूरे एरिया के लिए क्या करें तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें उसके रिस्पेक्ट में चाहिए, सरफेस इंटीग्रल ds का। अच्छा, अब स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, ज्योमेट्री का पार्ट है मैथ्स में, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू क्या आएगी, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, फाई के बराबर। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, जो कि 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो स्टेटमेंट था और यही प्रूविंग करनी थी। तो देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टेप गिन लें तो 1 2 3 तीन लाइन में 3 स्टेप में आपका ये थ्योरम हो जा रहा है। अब इस पे हम जो है एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से जो 2-4 बातें हैं वो आपको इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखने वाली है, वो ध्यान रखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और गॉस थ्योरम का अप्लाई करके इससे हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे क्या चीजें बात क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। कह रहा है क्वेश्चन है कि फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस +2q -q +3q, जिसमें से 2 चार्जेस जो हैं +2q और -q वो क्या है, सरफेस के अंदर है, ठीक है, इनक्लोज विद इन अ सरफेस S। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस S। क्या बोला गया है कि सरफेस S के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब सरफेस को ध्यान से देख लीजिए, सरफेस को क्या देखना है, कितने चार्जेस, कौन से चार्जेस अंदर है, कौन से चार्जेस बाहर है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ग्लास में पानी रखता हूं और प्लेट में पानी रखता हूं, तो आपको पानी पीना है ग्लास का, तो भले ही वो ग्लास एक पानी में रखा रहे और ग्लास के अंदर जो पानी आप वही पिएंगे, बस यही काम आपको यहां करना है। जो चार्जेस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है सिर्फ उनको कंसीडर करना है। तो टोटल चार्ज कितना सरफेस के अंदर है वही कॉज करेगा इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। जो आउटसाइड द चार्जेस है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे जब भी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये चीज आपको आनी चाहिए और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो विद इन द सरफेस कितने टोटल चार्जेस हैं, इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। द नेट चार्ज enclosed by surfaces कितना है, +2q +-q, तो ये हो जाएगा q के बराबर, ठीक है, क्योंकि प्लस का 2q है, माइनस का q है, तो +2 यानी -1 नहीं, सिर्फ आपका q चार्जेस। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई कितना हो जाएगा, q नेट अपॉन एप्सिलॉन नेट, वैल्यू पुट कर दो। फाई इक्वल्स टू क्या होगा, q नेट की वैल्यू सिर्फ q है तो q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आंसर है। और यहां चूंकि फ्लाई का यूनिट होता है वेबर, तो आप यहां पे वेबर WV लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या होती है, E.A होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम और इनटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी यूनिट आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। और इंसर्ट उसको वेबर कहा जाता है। तो बस देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, 1 2 3 लाइन का, लेकिन आंसर 2 लाइन में है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशंस लेके आएंगे, जो हर साल 3 एप्लीकेशन है, एक नया एप्लीकेशन पूछता ही रहता है। तो ये गॉस थ्योरम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, एक न्यूमेरिकल भी आता है, उसके साथ में डेरिवेशन आता है, तो मैक्सिमम मिनिमम आपके 2 से 3 नंबर तो ये कैरी करता ही करता है। तो इसको स्किप नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।